Okay, students, in the next simplex table, let's recall first of all that what we have done in the previous first simplex table. क्या किया था हमने उसमें कि हमारे पास जो हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू थे सी जे माइनस जेड जे की, सी जे माइनस जेड जे हमारे पास क्या था, ये निकाला था हमने सी जे माइनस जेड जे, इसकी हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू विल टेक द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी जे माइनस जेड जे. Since 100 is the highest value, highest positive value in the Cj minus Zj row, so corresponding variable is what? This is the corresponding variable x1. ये entering variable होगा, corresponding to entering variable, this is called the key column. ओके मैं आपको बता दूं हमारा अल्टीमेट एम क्या है, ये बेसिक वेरिएबल्स को डिपार्ट करना और इनकी जगह पर हमारे जो आपके पास वेरिएबल हैं डिसीजन वेरिएबल्स ये यहाँ आ जाएंगे. जब ये यहाँ आ जाएंगे और इनके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट यहाँ आ जाएगी, वो हमारा सॉल्यूशन होगा. ठीक है, अब एक एक जो है यहाँ से कौन सा वेरिएबल एंटर करेगा, S2 की जगह पे पहले एंटर करेगा, S3 की जगह पे एंटर करेगा या S1 की जगह पे एंटर करेगा. सो किसने डिसाइड किया, हमने क्या कहा कि हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन द Cj माइनस Zj रो विल बी दी की कॉलम. ठीक है, मीन्स हाईएस्ट वैल्यू जो यहाँ पे आएगी उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम बनेगा वो जो वेरिएबल होगा वो एंटरिंग वेरिएबल होगा. ठीक है, ये हमने डिसाइड कर लिया. उसके बाद क्या करना है, ये की कॉलम बन गया. अब इसकी एंट्रीज से हमने इस सॉल्यूशन वेरिएबल को डिवाइड करना है. ठीक है, ध्यान से देखना, मैं बहुत मतलब इसको बेसिक तरीके से समझा रही हूँ. बहुत बड़े से बड़े एक्सपर्ट्स को भी सिंप्लेक्स टेबल नहीं करना आता, समझाना नहीं आता, समझना नहीं आता, करना नहीं आता. क्यों? क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चलता ये एंट्रीज कहाँ से आई. तो मैं एक एक एंट्री आपके सामने खोल कर सॉल्व कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले. ठीक है, अब ये देखो, ये की कॉलम बन गया. अब इस की कॉलम की एंट्री से इनको डिवाइड करना है, फिर ये मिनिमम रेशो निकलेगी. जैसे इस 100 को इस 1 से डिवाइड करना है, 600 को इस 10 से डिवाइड करना है, 300 को इस 2 से डिवाइड करना है, तो ये मिनिमम रेशो आ गई. जो इस कॉलम में सबसे मिनिमम होगी वो मेरी की रो बनेगी, यानी कि वो वेरिएबल डिपार्ट करेगा. अब यहाँ देखो 100 आई, 60 आई, 150 आई, तो मिनिमम कौन सी हुई, 60. तो ये मेरा की रो बन गई, ये की रो बन गई. ठीक है, ये की रो बन गई और ये एलिमेंट मेरा डिपार्ट करेगा, यानी S2 बाहर निकलेगा और X1 एंटर करेगा. समझ में आ गई, S2 बाहर निकलेगा फर्स्ट और X1 एंटर करेगा. Right, so this is the key row, this is the key row, this is the key column, this is the key row, and the point of intersection of key row and key column is the pivot element, or you can say the key element. जब हमारे पास की एलिमेंट आ जाएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनेगा. ठीक है, तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल इट विल लुक लाइक दिस. ये देखो, ये बना. अब यहाँ पर अभी तक S1, S2, S3 है, हमने बाहर नहीं निकाला. ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं. हमें ये पता चल गया है कि ये मेरा की कॉलम है, यहाँ ये पता चल गया है ये की रो है. मैंने ये फ्रेश इसलिए बनाया, देखो उसमें खिचड़ी बन गई थी. आपको समझाने के लिए मुझे पेन चलाना पड़ेगा ना इस तरह से. ठीक है, सो 1 विद द पॉजिटिव रेशो, जो पॉजिटिव रेशो होएगी यहाँ पे मिनिमम पॉजिटिव रेशो. ठीक है, जो मिनिमम पॉजिटिव रेशो होगी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो मेरा डिपार्टिंग वेरिएबल होगा. सो नाउ द रो दैट कंटेन्स द मिनिमम रेशो इज कॉल्ड द की रो. सो दिस सेकंड इज द माय की रो. ये मेरी की रो बन गई, ये वाली की रो बन गई. ओके इसको पाइवोट रो भी बोलते हैं, इसको की कॉलम की जगह पाइवोट कॉलम भी बोलते हैं, इसे की रो की जगह पाइवोट रो भी बोलते हैं. ठीक है, S2 becomes the की रो. ठीक है, नाउ द एलिमेंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ की रो एंड की कॉलम इज कॉल्ड द की एलिमेंट. दिस इज कॉल्ड द की एलिमेंट. ठीक है, ये आपके पास की एलिमेंट है. सो की एलिमेंट इज 10. अब आप नेक्स्ट टेबल कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट टेबल में अब आपकी ये तीनों की तीनों रोज, दिस रो, दिस रो, दिस रो, ये रिवाइज्ड होके आएगी. उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन होंगी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ कैलकुलेशन होगी. ठीक है, वो जब नेक्स्ट टेबल कंप्लीट हो जाएगा फिर आप क्या करोगे, अभी तक तो सिर्फ यहाँ पे X2 आएगा, सॉरी X1 आएगा.
S2 निकलेगा, X1 आएगा ना। फिर आप फिर से क्या करोगे, यू विल रिपीट द प्रोसीजर इन द सेम मैनर, मीन्स आप फिर से हाईएस्ट वैल्यू ऑफ CJ माइनस ZJ देखोगे। अगर फिर से जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो फिर की कॉलम बन जाएगा, फिर आप उसकी कॉलम से डिवाइड कर दोगे सोल्यूशन वेरिएबल को, तो मिनिमम रेशो आ जाएगी। फिर जो सबसे मिनिमम रेशो होगी वो आपका की रो बन जाएगा। फिर आप पाइवोट एलिमेंट लोगे, फिर डिवाइड करोगे। आप ये प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप रिपीट करते जाओगे जब तक आपकी यहाँ पर जो है सारी वैल्यूज मीन्स कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं रह जाती और यहाँ पर सारे आपके वेरिएबल्स नहीं आ जाते डिसीजन जिनकी वैल्यू यहाँ है, और जेड अल्टीमेटली आप मैक्सिमाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर लेते। ठीक है, सो लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप। अब सबसे पहले हम इस रो को निकालेंगे, इन 3 रोज को निकालना ना, सबसे पहले इस रो को निकालेंगे S2 को। तो द की रो S2 इज रिवाइज्ड, ध्यान से सुनना, द की रो S2 इज रिवाइज्ड बाय डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज इन द की रो, बाय डिवाइडिंग ऑल द वैल्यूज इन द की रो बाय द की एलिमेंट। की एलिमेंट क्या है, 10। ठीक है, तो यहाँ 10 से इसको पूरी रो को डिवाइड कर दो, पूरी रो को डिवाइड कर दो और इसकी जगह पे किसको ले आओ, X1। ठीक है, और X1 की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, X1 की कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 100। तो आपकी क्या बनेगी रिवाइज्ड रो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे X1 आ गया तो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या बनेगी, कॉस्ट उसके साथ क्या बनेगी, 100। तो ये बन जाएगा 100। देन X2 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, X1। देन ये 600 को आप 10 से डिवाइड करोगे, क्या आ जाएगा, 60। 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1, देन 4 को 10 से डिवाइड करोगे 2/5, देन 5 को 10 से डिवाइड करोगे 1/2। ठीक है, उसके बाद आपके पास 0 को 10 से डिवाइड करोगे 0, 1 को 10 से डिवाइड करोगे 1/10 एंड देन 0। ओके, दिस विल बी यूअर रिवाइज्ड रो, दिस विल बी यूअर रिवाइज्ड रो, सेकेंड रिवाइज्ड रो। ठीक है, ये हमेशा ऐसे ही करना है, जो हमारी की पाइवोट एलिमेंट जिसमें होगा उसको उससे डिवाइड कर दोगे, कि मतलब पाइवोट एलिमेंट से पूरी रो को डिवाइड कर दोगे तो आपकी रिवाइज्ड रो आ जाएगी। लेकिन बाकी जो रोज हैं वो नए फार्मूले से निकलेंगी, जिसका फार्मूला मैं आपको भी बताऊंगी कि फॉर अदर रोज की जो की रोज के लिए हमें न्यू वैल्यू निकालनी है वो किससे निकलेगी, वो ये फार्मूला होगा। ध्यान से आप इस फार्मूला को समझें। वो फार्मूला आपके पास क्या होगा, जो आपके पास न्यू रो बनेगी, है ना, जो आपके पास न्यू रो वैल्यू बनेगी वो कैसे आएगी, ओल्ड रो वैल्यू, जो पुरानी रो वैल्यू है, ओल्ड रो वैल्यू माइनस यहाँ पे वो ब्रैकेट में एलिमेंट आएगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द की रो, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इन द की रो। क्या कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मान लो मैं इस रो के लिए देख रही हूँ, ध्यान से देखो इधर, मान लो ये फर्स्ट रो के लिए देख रही हूँ, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा होगा, 10 के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा है, 1। ओके, और अगर मैं इस रो के लिए निकाल रही हूँ तो 10 के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 2। तो यहाँ पे ये वो एलिमेंट आएगा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा आपका, जो अभी आपने ये न्यू रो निकाली है, ये न्यू रो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, न्यू वैल्यू इन द की रो, न्यू वैल्यू इन द की रो ये थी ना, इसकी न्यू वैल्यू ये है। समझ गए आप, कोई भी वैल्यू किस टेबल की जितनी भी, अब ये तो 3 वेरिएबल हैं, 10 वेरिएबल भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हों, जितनी रोज यहाँ बनेगी सबके लिए सिर्फ ये एक फार्मूला लागू होगा, सबके लिए। न्यू रो वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड रो वैल्यू माइनस ब्रैकेट में हमने वो एलिमेंट लेना है जो उस पाइवोट एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग है, ऊपर या नीचे, और मल्टीप्लाई बाय द न्यू वैल्यू, जो ये न्यू वैल्यू हमने निकाली है। ठीक है, ये टेबल अब हमारे पास रिवाइज्ड बन जाएगा। कैसे, इस वैल्यू को हमने निकाल दिया, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे, इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे और हम वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, निकालो। अब ये वैल्यू तो निकल गई इस रो की, इसकी ऊपर वाले की और नीचे वाले की हमने निकालनी है। तो ऊपर वाले की और नीचे वाले की निकालने के लिए देखो आप कैसे करोगे। देखो, पहले ऊपर क्या है मेरे पास, 100। ठीक है, पहले आप इसे लिख लो, 100 1 1 1 1 0 0 100। तो अब आप चलो ऐसे करते हैं, 100 हमने निकाल ली। अब 100 को निकालने के लिए 100 कोरस्पॉन्डिंग क्या है इसके, 1। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 100, मतलब ओल्ड वैल्यू है 100, ओल्ड वैल्यू है 100 माइनस यहाँ पे क्या है 1। 1 किससे मल्टीप्लाई होना है, इस 1 ने किससे, जो इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, जो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है यहाँ पर, उससे इसने मल्टीप्लाई होना है, यानी 60। ठीक है, तो मेरे पास रिवाइज्ड रो वैल्यू कितनी आ गई, 40।
रिवाइज रो वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 40। नेक्स्ट आप देखो अगला अगला हमारे पास क्या है, अगली हमने यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी निकालनी है और किसके वैल्यू में आ जाएगा, देखो 1, ठीक है। 1 -1 से मल्टीप्लाई होके और आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू जो आएगी वो आपने यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो आपके पास कॉरेस्पॉन्डिंग उसकी न्यू वैल्यू क्या आई है 1, तो यानी कि अगली वैल्यू आपके पास क्या क्या फार्मूला बन रहा है 1 - 1 × 1 यानी कि 0, तो ये ऐसे आ जाएगी 0, ठीक है। फिर 3/5, फिर 1/2, फिर 1, फिर -1/10, फिर 0, ठीक है। ये रो वैल्यू आपने सारी निकाल लेनी है। इसी तरह से ये रो वैल्यू सारी निकाल लेनी है, ठीक है। इसी तरह से ये रो वैल्यू सारी निकाल लेनी है। तो जब आप ये सारी रो वैल्यूज निकाल लोगे, नई वैल्यूज निकाल लोगे और फिर इन वैल्यूज के बेस पर जब आप इनको करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपके पास ये टेबल इस तरह से न्यू रिवाइज्ड टेबल आ जाएगा। न्यू रिवाइज्ड टेबल ये आ जाएगा। देखो वो वैल्यूज़ मैंने यहाँ पुट कर दी जो भी मैंने निकाली थी ना, 100, x1 60, 1, 2/5, 1/2, 0, 1/10, है ना, ये वैल्यूज़ हमारे पास ये आ जाएंगी, ठीक है। अब ये सारा टेबल आपके पास रिवाइज्ड होके आ गया। जो मैंने अब ये जेड यहाँ पर ये देखना, सिर्फ ये एक x1 आया जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने 100 ली, बाकी वही S1 0 है, S3 0 है और कुछ चेंज नहीं हुआ, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हुई, बाकी वैल्यूज सारी वही हैं, टेबल बिल्कुल वही है। लेकिन ये Z = 6000 कैसे आया, देखो Z = 6, क्योंकि जब आपने कैलकुलेट की तो ये वैल्यू क्या है आपके Z की वैल्यू, ये कैसे कैलकुलेट करनी है, ये वैल्यूज जो आपके पास आई हैं ये वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करनी है कि ये जो सोल्यूशन वेरिएबल है यहाँ, ठीक है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। 40 × 0 प्लस 60 × 100 प्लस 1 × 0, लास्ट में भी आपने ऐसे ही करना है। तो अब Z यहाँ पर 6000 आया, लेकिन अभी तक हमारा सोल्यूशन सिर्फ x1 तक था, अभी S1 और S3 के लिए नहीं आया, ठीक है। और ये वैल्यूज़ मेरे पास ZJ कैसे कैलकुलेट किया मैंने, ये ZJ कैसे आया मेरे पास, ये वाला ZJ यही 0 × 0 प्लस 1 × 100 प्लस 0 × 0, 100 हो गया। इसी तरह से ये कैसे आया 40, 3/5 × 0 प्लस 2/5 × 100 प्लस 6/5 × 0, 40। ये कैसे आया एलिमेंट 50, ये तीनों रोज तो बता दी थी ना मैंने आपको, अब ये बता रही हूँ ZJ, ये कैसे आया, फिर ZJ उसको जो भी यहाँ पे कॉलम है उसको इस CB से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। देखो x3 में कैसे आया 1/2 × 0 प्लस 1/2 × 100 प्लस 5 × 0, ठीक है। ये सब प्लस करके यहाँ 50 आया। सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, सिमिलरली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये ZJ की वैल्यूज आ गई। अब CJ - ZJ कैसे निकालना है, ऊपर पड़ा है CJ, 100 - 100 0, 60 - 40 20, 40 - 50 - 10, तो ये इस तरह से आपके पास CJ - ZJ आया। नाउ अगेन यू विल रिपीट द सेम प्रोसीजर। कोई इसमें पॉजिटिव वैल्यू रह गई है, यस 20 इज द पॉजिटिव एंड दैट इज द हाईएस्ट, 0 भी है लेकिन 20 इज द हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ CJ - ZJ। तो अगेन दिस विल बी माई की रो, दिस विल बी माई की कॉलम, दिस विल बी माई की कॉलम, ये की कॉलम बन जाएगा आपका, ठीक है। अब की कॉलम, ये की कॉलम आ गया, ये की कॉलम आ गया। अब इस की कॉलम से आप इस सॉल्यूशन वेरिएबल को डिवाइड करोगे, यानी कि 40 को डिवाइड करोगे 3/5 से मिनिमम रेशो निकालने के लिए। ये देखो मिनिमम रेशो कैसे निकाली, 40 को डिवाइड किया 3/5 से, 60 को डिवाइड किया 2/5 से, 180 को डिवाइड किया 6/, क्यों कर रहे हैं इससे डिवाइड, क्योंकि ये मेरा की कॉलम है। की कॉलम कैसे आया, हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू CJ - ZJ की ली, ठीक है। फिर मेरे पास ये आ गया। अब इसका मैंने मिनिमम रेशो देखी, मिनिमम रेशो क्या आई 67, तो दिस विल बी माय की रो, ये मेरी की रो बनेगी, ये वाली रो मेरे पास क्या बन गई, की रो, फर्स्ट की रो। यानी कि फिर मैं कहूँगी जो की कॉलम बना इसका मतलब है x2 विल बी माय एंटरिंग वेरिएबल, x2 मेरा एंटर करेगा, और जो ये की रो बनी है दिस विल बी माय डिपार्टिंग वेरिएबल, तो ये डिपार्टिंग S1 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ
यहाँ पर ये S1 यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x2। फिर आपके पास जो की एलिमेंट आएगा वो क्या आएगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। की कॉलम ये है, की रो ये है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में की कॉलम कौन सा बना, ये स्टार लगाओ इसको, ये 3/5। ठीक है, अब देखो आराम से आपको फटाफट से बताने चाहिए मेरे साथ साथ स्टेप्स। अगला टेबल कैसे बनेगा, इस 3/5 से इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे तो न्यू रिवाइज्ड रो आ जाएगी। बाकी दोनों रोज के लिए वही फार्मूला लगाएंगे, न्यू रो इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, न्यू रो वैल्यू को। तो इन दोनों की एंट्रीज आ जाएंगी। फिर तीनों एंट्रीज आप फिर से निकाल लोगे। अब जब आप तीनों एंट्रीज निकालोगे तो आप ये देखोगे आपके पास जो है इस तरह से ये टेबल बन के आएगा, ये सिंप्लेक्स टेबल नंबर 4 बनेगा। ठीक है, जिसमें देखो अब क्या हुआ है, x2 ने एंटर कर लिया और वो बाहर निकल गया। ठीक है, S1 आपके पास और ये वैल्यूज आ गई। लेकिन जब आप इस पूरे टेबल को न्यू रिवाइज रो को निकालोगे तो आप देखोगे अब CJ माइनस ZJ में कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस प्रोसीजर ऑफ सिंप्लेक्स टेबल। तो यहाँ ये प्रोसीजर जो है सिंप्लेक्स टेबल का एंड हुआ, यहाँ ये फिनिश हुआ। ठीक है, यहाँ हमने पूरा काम कर लिया। सिंस देयर इज नो पॉजिटिव वैल्यू इन द CJ माइनस ZJ रो, इट इंडिकेट्स दैट फर्दर इंप्रूवमेंट ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। तो सोल्यूशन क्या निकलेगा फिर, आप देखो आप x1 की कितनी आ जाएगी, 100 है ना। x1 आपके पास जो सॉल्यूशन वेरिएबल आपके पास जो आ जाएगा, सॉरी x ये सॉल्यूशन वेरिएबल है, ये सॉरी ये नहीं, ये तो कोस्ट है ना उसके साथ, ये है x1 की वैल्यू आ जाएगी 100/3, x2 की आ जाएगी 200/3 और x3 क्योंकि नहीं निकला तो यू विल टेक x3 इज इक्वल टू 0। तो आप ये तीन वैल्यूज लोगे, x1 इज इक्वल टू 100/3, ठीक है, x1 इज इक्वल टू 100/3, x2 इज इक्वल टू 200/3, x3 0। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैसे निकलेगी, जो आपके पास z, अब z क्या था मेरे पास 100x1, तो 100x1 क्या हुआ, 100x1 की वैल्यू पुट कर दी प्लस 60x2, तो 60x2 की वैल्यू पुट कर दी प्लस 180x3, यही है ना z की वैल्यू। तो तीनों वैल्यू पुट कर दी, ये आपके पास जो वैल्यू आई 22,000/3, this is the maximum value of z. So this is the solution. So this is a simplex table. How we can do this? ये बड़ा लेंदी प्रोसीजर है, इसीलिए मैंने सिर्फ 3 वेरिएबल्स का लेके किया है। पेपर में भी मैक्सिमम 3 या 4 वेरिएबल्स ही आएंगे, इससे बड़ा नहीं आएगा क्योंकि टाइम लिमिटेशन होती है हमारे पास, 3 घंटे में पेपर करना होता है। बट आपको पता होना चाहिए 2 वेरिएबल हो, 3 वेरिएबल हो, 4 हो, 5 हो, प्रोसीजर इज सेम। सबसे पहले आपने इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना है। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल में एलपीपी के सारे वो एलिमेंट्स उसमें पुट करने हैं, डिसीजन वेरिएबल डिसाइड करने हैं, बेसिक वेरिएबल्स डिसाइड करने हैं, सरप्लस वेरिएबल्स और स्लैक वेरिएबल्स की एंट्री करनी है। उसके बाद जब आपके पास स्लैक वेरिएबल्स आ जाते हैं, वो आपके बेसिक वेरिएबल्स होते हैं, आप उनसे इनिशियल टेबल बनाते हो और की कॉलम फाइंड आउट करते हो। देन यू विल फाइंड द की रो and at the point of intersection key element, then you will see the highest positive value of CJ minus ZJ. Again you will do the second table, then third table, then fourth table, until unless there is no positive value in the CJ minus ZJ, which indicates that there is no further improvement of the solution is possible. Then you will take your x1, x2, x3 जो decision variables की values हैं उससे आप z निकाल लोगे and that is the solution of the problem. Please do the example 7.5 with your hands. ये जो इसके बाद एक मैंने आपको इसकी PDF भेजी है और इसमें ये जो एग्जाम्पल है 7.5 इसको आप अपने हाथ से करेंगे। ठीक है, सोल्ड है और बुक्स लो आप OR की, LPP की बुक्स लो, उसमें से अनसोल्ड प्रॉब्लम्स उठाओ, उन्हें अपने हाथों से सॉल्व करो। माइंड इट, जब तक आप अपने हाथ से एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे सिंप्लेक्स टेबल समझ नहीं आएगा। मैंने जैसे जैसे समझाया है
वैसे वैसे कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, कोई भी अनसॉल्व प्रॉब्लम उठाओ, जैसे जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं उस स्टेप को फॉलो करके उसे सॉल्व करो। जो डिफ़िकल्टीज आएंगी वो हम अपनी गूगल मीट पे या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स प्रोसीजर टू सोल्व a linear programming problem. Do it with your hands. Please do some exercises. जो ये example 7.5 है इसे तो करो ही करो।